सो हे गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो, जहाँ पर आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ एक और फिक्शनल स्टोरी, जहाँ पर हम देखने वाले हैं अपने समर की एक सुपर हीरो की जर्नी कि आखिर वो कैसे एक सुपर हीरो बना है, जिसको तुमने डीमन क्वीन में देखा ही होगा अगर तुम उस स्टोरी को फॉलो करते आ रहे हो। तो इस कहानी के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे समर को पावर्स मिली और आखिर वो कैसे एक अच्छा सुपर हीरो बना। एंड उसके अलावा भी इसके अंदर और भी सुपर हीरोज़ है। और हाँ, इसमें ये मत सोचना कि ये कोई BL या फिर GL है, ये बिल्कुल अलग स्टोरी है, ये सुपर नेचुरल पावर्स पर है। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें दिमाग में मत रखना कि मैं कुछ ऐसा इस स्टोरी में लाऊंगा। वैसे भी ये मेरी ड्रीम स्टोरी है। वैसे तुम्हें पता होगा कि ये कौन सी स्टोरी है। इसका ट्रेलर मैं लगभग 1 महीने या फिर 1.5 महीने पहले डाल चुका हूँ। अगर नहीं देखा तो मैं तुम्हें लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो वहाँ पर जाके देख लेना, तुम्हें समझ आ जाएगा कि आखिर कहानी क्या है। हल्की फुल्की सी तो समझ आ ही जाएगी। और हाँ, ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम होगा जब मैं ये सब कुछ तुम्हें इसके एपिसोड में बता रहा हूँ। इसके बाद जो भी वीडियोस आएंगे वहाँ पर मैं ऐसे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं सीधा एपिसोड शुरू कर दूँगा। और आपको पसंद आए तो इसे लाइक और कमेंट कर देना। अगर कोई आपका पसंदीदा इंसान है जो कि ऐसी स्टोरीज़ पर सुनना पसंद करता है तो उन्हें भी ये शेयर कर देना, ताकि हमें भी सपोर्ट मिले। सो अब 1.5 मिनट का इंट्रो के बाद अपनी कहानी शुरू करते हैं। हिम्मत को लेके साथ शक्तियां भी है हाथ में, प्यारे लोगों को बचाएगा कितना भी ताकतवर दुश्मन, यहाँ वो मानेगा कभी हर ना पीट लो चेहरे पे उसके डर ना दिखेगा कभी, अगर साथ हो वो तो जाएगी हर मुसीबत, क्योंकि साथ है टाइगर मैन, वो है टाइगर मैन। हिम्मत का दूसरा नाम निकलता है वो नशवही, टाइगर मैन वही है टाइगर मैन, सबका प्यारा टाइगर मैन। सो ये कहानी शुरू होती है एक बस स्टेशन से, जिसके अंदर से एक लड़का उतरता है और वो यहाँ वहाँ पर देखता है कि कोई उसे लेने आया है या नहीं। तभी उसके सामने एक रेड टी शर्ट में एक बंदा आ जाता है, जिसके आंखों पर चश्मे लगे हुए होते हैं, उसके बाल थोड़े इधर उधर हो चुके होते हैं। और तभी ये लड़का कहता है, एक्सक्यूज मी, तुम हटोगे यहाँ से। और तभी वो बंदा कहता है, 1 मिनट मुझे फ़ोटो देखने दो। फिर वो अपना फ़ोन निकालता है और फ़ोटो देखकर कहता है, ये तो तुम हो ना, तुम ही हो ये तो। और वो सामने वाला लड़का कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, क्या हूँ मैं, कौन हूँ मैं, क्या बकवास कर रहे हो तुम यार, तुम मुझे जानते हो ना। और ये सामने वाला बंदा कहता है, मुझे पता है कि तुम समर हो, तुम्हारी मॉम ने मुझे तुम्हारा ध्यान रखने को कहा है। और तभी समर, ये लड़का कहता है, शिट यार, मॉम भी ना, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो वो मेरा ध्यान रखेगी, और मुझे कोई बेबी सिटर की जरूरत नहीं है अंकल, तो प्लीज यार चले जाओ। ये बंदा कहता है, मैं कोई आदमी या कोई इंसान नहीं हूँ, मेरा नाम है निखिल, तुम ये मुझे निक कह के बुला सकते हो, ये मेरा निकनेम है, ओके। और तभी समर कहता है, निकनेम निक है, क्या मजाक है यार, जाओ हटो यहाँ से, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैंने एक घर रख लिया है यहाँ पर रहने को। और तब निक कहता है, जो कि मेरे ही पास है, तो प्लीज़ मेरे साथ चलो, वरना मुझे तुम्हें उठा के ले जाना होगा, समझ गए तुम। समर कहता है, ओके ओके, लेकिन मेरा बैग तुम उठा लोगे ना मिस्टर कुली निक। और निक कहता है, ठीक है बेटा, उठा लूंगा। और फिर अपने मन में कहता है, ये कितना नकचढ़ा बच्चा है, वो ऐसे को कैसे संभालती होगी। इसके बाद ये दोनों ही कार शुरू करते हैं और इसके अंदर बैठ जाते हैं। तब निक कहता है कि तुम्हारी मॉम ने कहा था कि तुम कोई पार्ट टाइम जॉब करने वाले हो, तो मुझे बताओ कि तुम क्या करने वाले हो, ताकि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। और तब समर कहता है, मैंने झूठ बोला था, मैंने कोई भी पार्ट टाइम जॉब नहीं खोजी है, मैं सोच रहा था कि मैं सिटी में जाऊंगा, उसके बाद कोई पार्ट टाइम जॉब खोज लूंगा, लेकिन मेरे पास कोई भी पार्ट टाइम जॉब नहीं है यार। निक कहता है, तुम सच में एक बच्चे हो, बच्चे ऐसे ही हरकत करते हैं, भले ही तुम 17 ईयर के हो गए हो, लेकिन अभी भी तुम एक टीनेजर हो जो कि अजीब हरकतें करते रहता है। तुम्हें अपनी मॉम को बता देना चाहिए था, ताकि वो कुछ तो करे, वो पैसे भिजवा सकती है ना, तुम्हें जॉब करने की क्या ज़रूरत है, मेरे ख्याल से तुम्हें पढ़ाई ही करनी चाहिए। और सैम कहता है,
मैं समझता हूँ अंकल कि वो मेरी परवाह करती है, लेकिन मैं कब तक उनके पैसों पर रहूँगा। मुझे खुद से भी कुछ करना होगा ना, इसलिए मैं बस पार्ट टाइम जॉब खोज रहा हूँ। अगर आपके नज़र में हो तो बता देना, वरना मैं खुद खोज लूँगा। वैसे मुझे स्कूल भी जाना है, तो प्लीज़ स्कूल की तरफ गाड़ी मोड़ दीजिए। निक कहता है, वो कल जाएंगे, पहले तुम्हारे घर की तरफ चलते हैं, जो कि तुम्हारे मॉम ने तुम्हारे लिए रखा है और जो कि मेरे पास है। पहले उसे साफ करना होगा। और समर कहता है, क्या मतलब उसे साफ करना होगा, यानी कि मेरा पूरा दिन उसमें ही चला जाएगा। निक कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर समर कहता है, वैसे आप मेरे मॉम के लगते क्या हो? और निक कहता है, हम दोनों बस दोस्त हैं और कुछ नहीं। दोनों ने साथ में कॉलेज ग्रेजुएट किया था, इसी वजह से वो मुझे जानती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। समर कहता है, मैंने पूछा क्या मैंने कुछ, आप ही खुद बता रहे हो। वैसे भी मुझे पता है आप अच्छे इंसान लगते हो। वैसे आप मैरिड हो या फिर सिंगल हो? और निक कहता है, मैं सिंगल हूँ। समर कहता है, ऐसा क्यों, कोई मिले नहीं या फिर बाय चॉइस रहे हो? और निक कहता है, 1 मिनट। और वो ब्रेक मारता है और कहता है, तुम्हारा घर आ गया है, चलो साफ सफाई करते हैं। समर कहता है, ये घर है या फिर हवेली, मतलब इतना बड़ा घर? और तब निक कहता है, वैसे ये तुम्हारा ही घर है, तुम्हारी मॉम का घर। शायद वो यहाँ से चली गई इसलिए तुम्हें बताया नहीं कुछ। उन्हें लगा होगा कि तुम कभी वापस नहीं आओगे यहाँ पर, इसी वजह से बताया नहीं होगा। लेकिन कोई बात नहीं, साफ सफाई कर देते हैं। और समर कहता है, मैं मर जाऊंगा इतनी साफ सफाई करते हुए। कितने कमरे होंगे? 5 से 6 कमरे तो होंगे ना, तो इतने साफ करते करते मैं साफ हो जाऊंगा यार। निक प्लीज कुछ करो। निक कहता है, चलो धीरे धीरे करके साफ करेंगे। आज एक कमरा साफ कर देते हैं जहाँ पर तुम रह सको, उसके बाद दूसरे कमरे साफ करेंगे, चलेगा ना? और समर कहता है, दौड़ेगा निक। और इतना सुनने के बाद ही तुरंत समर ऊपर के फ्लोर पर चला जाता है और निक भी उसके पीछे पीछे जाता है। और वो कहता है, मेरे ख्याल से तुम्हें अभी नहीं घूमना चाहिए, अभी काफ़ी डस्ट होगी जो कि तुम्हारे नाक को खराब कर देगी। और तभी ये दोनों एक फोटो के सामने खड़े हो जाते हैं और समर कहता है, आखिर ये बंदा है कौन जो कि इन कपड़ों में खड़ा है? ये कुछ अजीब नहीं लग रहा है क्या निक? और निक कहता है, इसे छोड़ दो, ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है। वैसे भी ये बस यूं ही लगाया गया है, तो इसे जाने दो समर। वैसे भी हम इसे रद्दी में डाल देंगे, चलेगा ना? और ये कहता है, ठीक है, लेकिन इतना अजीब क्यों है? और निक कहता है, पता नहीं, ये शायद तुम्हारे मॉम ने रखे होंगे यूं ही। वैसे अभी साफ सफाई पर ध्यान दे क्या? और समर कहता है, हाँ, मैं झाड़ू ऐसा कुछ लेके आता हूँ। और निक कहता है, मेरा घर 2 ही कदम दूर है, वहाँ से जाके ले आओ। और फिर समर बाहर निकल जाता है अपने निक के घर पर और वहाँ से झाड़ू लेने चला जाता है। और निक उस फोटो को देखकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है। और तभी उसे कॉल आता है किसी का और वो कॉल उठाता है और कहता है, हेलो कौन? और तभी सामने से किसी लेडी की आवाज़ आती है जो कि कहती है, समर तुम्हारे पास आया है ना? मुझे पता है कि वो वहीं पर आया होगा। निक कहता है, लेकिन वो यहाँ पर आया क्यों है? और समर की मॉम कहती है, क्योंकि वो अपने डैड के बारे में जानना चाहता है, लेकिन उनकी निशानी मैंने कोई भी नहीं रखी है, तो वो बस खुद से जानना चाहता है कि उसके डैड कौन थे और कैसे थे। निक कहता है, तो फिर तुमने बताया क्यों नहीं उससे कुछ? और उसकी मॉम कहती है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि उसे उस पास्ट की चीज़ों के बारे में कुछ भी पता चले, और न ही मैं चाहती हूँ कि वो सारी परछाइयाँ उसके ऊपर आए। निक कहता है, चिंता मत करो, जब तक वो मेरे साथ है तब तक मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा, ना ही उसे कोई बात पता चलने दूंगा कि वो कौन है। और उसकी मॉम कहती है, मुझे तुम पर भरोसा है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया निखिल, वरना मैं सौर्य पर भरोसा नहीं कर सकती हूँ। वो थोड़ा अजीब है, वो बता देगा इसे, इसलिए मुझे थोड़ा सा डर लगता है। निक कहता है, ठीक है बाबा, नहीं बताऊंगा। वैसे वो कोई पार्ट टाइम जॉब खोज रहा था, तुम कहो तो अपने साथ ही रिसर्च लैब में रख लूँ क्या उसे? और उसकी मॉम कहती है, हाँ रख लो, वरना कहीं
इधर उधर घूम रहा होगा और उसे कुछ पता चला तो शायद प्रॉब्लम हो जाएगी, तो तुम उसे अपने पास ही रखना, जो चाहे वो सैलरी दे सकते हो उसे, वैसे भी मैं उसके लिए पैसे भिजवाती रहूंगी। तभी अपने समर की मॉम कहती है, क्या तुम अभी भी वो चश्मे अपने साथ रखते हो? निखिल हड़बड़ाते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं वो नहीं रखता, मैंने कब के सॉरी को वापस कर दिए, और वैसे भी उसका मुझे काम क्या है, अब बचा ही क्या है मेरे लिए, और जो छोटे बड़े काम होते हैं वो तो यहाँ के सुपर हीरो संभाल लेते हैं। चलो चलो, बाय बाय बाय, मैं चलता हूँ, मुझे काम है थोड़ा सा, समर आ गया। और इतना कह के वो कॉल कट कर देता है। और फिर निक कहता है, बच गया तो, वरना पकड़ा ही जाता तो मैं। तभी पीछे से समर आता है झाड़ू लेके और कहता है, क्या पकड़े जाते अंकल, क्या कह रहे थे आप, किस लिए पकड़े जाते आप, आपने कुछ गलत किया है क्या? और निक कहता है, नहीं नहीं, वो कुछ और बात है, तुम्हारी मॉम का कॉल आया था, वो कह रही थी कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं वगैरह वगैरह। और समर कहता है, हाँ मुझे पता है, वो बचपन से ही ऐसी है, वो हमेशा कहती है कि ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, बस पीछे पड़ जाती है, इसी वजह से तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ। इसके बाद निक और समर दोनों ही कमरे की सफाई करने लग जाते हैं। और फिर इसके बाद हम एक पहाड़ का सीन देखते हैं, जहाँ पर अचानक से पहाड़ियों में हलचल सी होने लगती है और उन पहाड़ियों के बीच में से एक अजीब सी छड़ी निकलती है, जिसके ऊपर मुंह बना हुआ होता है। और वो कहती है, वो आ गया है, वो आ गया है, आ गया आखिरकार वो। और वो छड़ी पूरी हवा में घूम रही होती है और अचानक से एक दूसरे पहाड़ में जाके वो घुस जाती है। और वहाँ पर कुछ अजीब सी चीजें होने लगती है, जैसे कि उस पहाड़ के अंदर से कोई दबा हुआ राज बाहर निकल रहा है, कोई इंसान का हाथ। और इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर समर और निक ने अपने कमरे को एकदम साफ कर दिया होता है। और निक कहता है, तुम खाना लाए हो या फिर मेरे घर पर ही खाओगे? और समर कहता है, क्या करूँ, मैं आपके घर पर ही खा लूँगा, वैसे भी अभी खाना लेने जाऊँगा तो काफ़ी देर हो जाएगी, रात के वैसे भी 7 बज चुके हैं, तो मैं आपके साथ खाना चाहूँगा। और निक कहता है, अच्छा बच्चा। और फिर निक और समर अपने निक के घर पर खाना खाने चले जाते हैं। हालांकि निक को अभी खाना बनाना था, पर वो दोनों खाना बना लेते हैं और खा भी लेते हैं आराम से। जिसके बाद समर रात को अपने घर पे जाता है और कमरे में लेटा होता है और वो सोच रहा था कि अब से मैं अपनी छानबीन शुरू कर सकता हूँ, मेरी पहली जगह होगी स्कूल। नेक्स्ट डे, जहाँ पर अपना समर स्कूल जाता है रेडी होके, और वो अपनी क्लास में जाता है और अच्छी सी एंट्री लेता है एक न्यू स्टूडेंट के तौर पर। सभी देख रहे होते हैं कि आखिर कौन नया स्टूडेंट आया है। और फिर टीचर अपने समर को इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये समर है, तुम्हारे साथ पढ़ेगा, तुम्हारा क्लासमेट, और ये काफ़ी अच्छा भी है पढ़ाई में। और टीचर समर को बैठने को कह देते हैं और वो जैसे ही बेंच पर बैठने जाता है तो कुछ होते हैं ना बुली लोग, वो उसे बैठने नहीं देते हैं और कहते हैं कि तू पीछे चला जा, तुझे आगे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि पीछे एक और लड़का बैठा होता है जो कि शायद इन बुलिस का शिकार हुआ होता है। समर कहता है, ओके कोई बात नहीं, और इतना कह के वो उस लड़के के पास चला जाता है जो उससे हाइट में थोड़ा सा लंबा था, लेकिन वो दिखने में थोड़ा सा मासूम भी था। ये लड़का कहता है, आओ मेरे पास बैठो, वैसे मेरा नाम है राज, और तुम्हारा नाम? और समर कहता है, मेरा नाम समर है, नाइस टू मीट यू, वैसे थोड़े खिसकोगे तो मैं बैठ जाऊँ यहाँ पर। और राज कहता है, हाँ हाँ सॉरी मैं भूल गया था, बैठो बैठो। अब थोड़ी देर में पढ़ाई का टाइम शुरू हो जाता है, यानी कि लेक्चर, 2-3 लेक्चर बीतने लगते हैं। इन दोनों को भी अच्छा लग रहा था एक दूसरे के साथ, लेकिन समर कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था राज के अंदर। जिसके बाद लंच की रिसेस होती है, जहाँ पर पुलिस लोग अपने राज के पास आते हैं और साथ में समर भी था उसके पास। और वो लोग कहते हैं, अपना टिफ़िन दो चुपचाप। समर कहता है, सॉरी बट मैं टिफ़िन नहीं लाता हूँ, मैं घर जाके ही खाना खाता हूँ, तो तुम इससे क्यों नहीं पूछ लेते हो, वैसे मुझे कुछ काम है, बाय राज मैं आता हूँ।
इतना कह के समर अपने क्लासरूम से बाहर निकल जाता है और वो जो लड़के थे वो कहते हैं, देख राज, लगता नहीं है कि तेरा नया दोस्त भी तुझ में इंटरेस्टेड है। वो तो तुझे कुछ कहने भी नहीं रहा, बस निकल गया। लगता नहीं है कि वो तेरा फ्रेंड ज़्यादा देर तक रहने वाला है। ओके, तो चुपचाप अपना लंच बॉक्स हमें दे दे। वैसे भी तू खाए ना खाए एक जैसा ही है तेरे लिए। राज कहता है, लेकिन मुझे अभी खाना बाकी है। मैं घर से आया भी नहीं हूँ नाश्ता करके, तो मुझे भूख लगी है, तो क्या। और तभी उनमें से एक लड़का उसे जोर से तमाचा मार देता है और कहता है, खाना खाएगा, मुँह भी मेरा चुपचाप। जिसके बाद उसके साथ जो 2-4 और लड़के थे वो भी इसे थोड़ा बहुत कूट के निकल जाते हैं उसका लंच बॉक्स लेके। और राज कहता है, हे भगवान, पता नहीं तुमने मेरी जिंदगी में इतनी दुखियारी किस्मत क्यों लिखी है। और वो बेंच पर अपना सर डाल के सो जाता है। जिसके बाद फिर से हम समर को देखते हैं जो कि प्रिंसिपल के ऑफिस में जाता है और कहता है, मुझे इस इंसान के बारे में जानना है, तो प्लीज़ आप मुझे इसके बारे में बताइए। और प्रिंसिपल कहता है कि हम ऐसे किसी भी इंसान को नहीं जानते हैं, तो हम तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकते, हमें माफ़ कर देना। और समर कहता है, लेकिन मुझे जब तक लगता है तब तक आपको कुछ तो पता है जो आप छिपाना चाहते हैं। लेकिन मैं हर रोज आऊंगा और आपको एक दिन तो बताना ही होगा कि आखिर ये इंसान कौन है। समर ऑफिस से निकल जाता है बाहर और वो प्लेग्राउंड की तरफ देखता है, तो यहाँ पर कुछ लड़कियाँ कुछ गेम खेल रही होती है और वो अचानक से एक लड़की के ऊपर नजर डालता है जिसके शॉर्ट हेयर थे और पीछे से वो काफी सुंदर लग भी रही थी। और तभी समर सोचता है कि क्यों ना इसे आवाज लगाई जाए और वो आवाज लगाता है, हे सुनो। तब वो लड़की पहले तो नहीं सुनती है, जिसके बाद समर फिर से आवाज लगाता है, ओए छोटे बाल वाली लड़की सुनो। ये लड़की पीछे देखती है लेकिन तब तक समर गायब हो चुका था। दूसरी तरफ समर कहता है, ओए कौन है बे तू, छोड़ मुझे, क्यों यहाँ पर कोने में लेके आ गया है। मैं उस लड़की को देखने वाला था भी कि वो कौन है। और तभी ये दूसरा वाला लड़का कहता है, तुम्हें परवाह नहीं है क्या, तुम्हारे दोस्त को पीटा जा रहा है रूम के अंदर और तुम यहाँ पर ऐसे हरकतें कर रहे हो, तुम्हें परवाह ही नहीं है क्या, जिसके साथ तुम आज बैठे उसे पीटा जा रहा है, उसे लड़के मार रहे हैं, तुम्हें परवाह नहीं है। और समर कहता है, एक्सक्यूज मी मिस्टर, सुनो, मैं किसी को बचाने यहाँ पर नहीं आया हूँ, मैं अपने पर्सनल काम से आया हूँ, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन पीट रहा है और कौन पिटवा रहा है। और अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो तुम जाके खुद क्यों नहीं बचा लेते उससे। और वैसे भी वो डरपोक लड़का है जो खुद के लिए लड़ नहीं सकता, मैं उससे अपना दोस्त कैसे बना लूं, तुम खुद ही सोचो। और वैसे भी मैं किसी के फटे में टांग अड़ाने नहीं आया हूँ, अगर उससे अपनी रक्षा करनी है तो वो खुद कर सकता है, मैंने किसी का ठेका नहीं ले रखा है, समझे तुम। ये लड़का कहता है, ऐसी बात है तो फिर खुद को कैसे बचाओगे। और एक मुक्का इसे मार देता है, लेकिन समर उसे अपने हाथ से रोक देता है और कहता है, देख भाई, मैं तुझसे लड़ने नहीं आया हूँ, मैं अपने काम से आया हूँ, तो मुझे करने दे, वरना बेकार में मारा जाएगा तू। ये बंदा कहता है, मेरा नाम क्रिश है और मैं कभी नहीं मारा जा सकता हूँ क्योंकि मैं स्पेशलिस्ट हूँ, कराटे मुझे भी आते हैं, समझ गया। समर कहता है, ऐसी बात है तो मैं भी देखना चाहूंगा। और जिसके बाद इन दोनों के बीच में भसड़ शुरू हो जाती है, ये दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। यहाँ पर पब्लिक जमा हो जाती है, यानी कि स्टूडेंट्स, जिसके बाद टीचर्स आते हैं और उन दोनों को छुड़ाते हैं। ये दोनों हार मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन टीचर्स इनको छुड़वा के यहाँ से ले जाते हैं। एज अ गार्डियन निक को यहाँ पर बुलाया जाता है और कहा जाता है कि ये लड़का सबसे लड़ाई कर रहा है, तो अच्छा होगा कि तुम इसे संभालो। वैसे भी ये इसका पहला दिन था, फिर भी ये ऐसे झगड़ा कर रहा था। और तब समर कहता है, मैंने शुरू नहीं किया है, उसने किया था। निक कहता है, ओके ओके जाने दो यार, चलो वैसे भी हमें जाना है, तुम्हारी पार्ट टाइम जॉब जो है। और फिर इसके टीचर कहते हैं, पार्ट टाइम जॉब। और निक कहता है, हाँ, ये अकेला रहता है तो इसे पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई भी दिक्कत होगी अगर मैं इसे अभी ले जाऊंगा। और टीचर्स कहते हैं, हाँ। जिसके बाद ये दोनों ही स्कूल से बाहर आते हैं और समर कहता है, निक तुमने मेरे लिए जॉब खोजी,
सच में क्या? थैंक यू यार। और निक कहता है ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ ही रहोगे मेरी लैब में, जहाँ पर मैं तुम्हें ठीक ठाक सैलरी दूंगा। अगर तुम्हारा काम अच्छा लगा तो मैं सैलरी बढ़ा दूंगा, पर तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, इतनी ही शर्त है। समर कहता है ओके नो प्रॉब्लम, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है चलते हैं फिर। जिसके बाद हम शाम का सीन देखते हैं। राज यहाँ पर अपनी बैक स्टोरी सुनाता है कि वो काफ़ी टाइम से बुली हो रहा है, उसे मारा पीटा जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता है क्योंकि उसके मॉम डैड चाहते हैं कि वो पढ़ लिख कर आगे बढ़े। वो हमेशा बुली होता है लेकिन कभी भी आवाज़ नहीं उठाता है, क्योंकि अगर उसने आवाज़ उठाई तो उसे पता है कि उसकी कंप्लेन घर तक जाएगी, जो कि उनके पेरेंट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी और शायद इसी वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया जाए, ऐसा वो सोचता है, जिस वजह से वो कभी भी पुलिस के अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठाता है। और वो इतना सब कुछ कह ही रहा होता है, तभी फिर से शाम के टाइम वही पुलिस उसके पास आ जाते हैं और वो उसे फिर से मारने लगते हैं। इस बार पूरी तरह से मारते हैं, उसके पेट पर और उसके छाती पर बहुत जोर जोर से वो लाते मारते हैं, लेकिन फिर भी अपना राज कुछ भी नहीं कहता है। इसके बाद रात का सीन होता है, जहाँ पर एक होटल में कुछ आवाज़ आती है, कुछ टूटने फूटने की, और यहाँ पर कुछ अजीब से गुंडे लोग आ गए होते हैं जिनके पास हथियार भी होते हैं और वो सभी को हॉस्टेज बना रहे थे। और वो कहते हैं कि अगर जल्दी से जल्दी उनके लिए पैसों का अरेंजमेंट नहीं किया गया तो वो सबको यहाँ पर मार देंगे। बात ये थी कि इन लोगों के पीछे पुलिस पड़ी हुई थी और इन लोगों को होटल दिखा तो वो उसके अंदर घुस गए और सबको होस्टेज बना लिया। और अब ये चाहते हैं कि बस इनके निकलने का बंदोबस्त किया जाए और इन्हें पुलिस ना पकड़े। इन गुंडों ने सबको डरा रखा हुआ होता है और सभी काफ़ी डरे हुए होते हैं और पुलिस भी बाहर ही खड़ी थी, वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। और तभी इतने में एक दरवाज़ा टूटने की आवाज़ आती है और सभी गुंडे उसी तरफ देखने लगते हैं और वहाँ पर से एक लड़की आती है जिसने ब्लैक कलर का मास्क पहन रखा होता है और उसके कपड़े ऑरेंज एंड ब्लैक कलर के होते हैं। उसे देखकर एक आदमी कहता है फायर टॉर्च आ गई। वो आते ही कहती है कि जितने भी हॉस्टेज को तुमने बनाया है उन्हें चुपचाप छोड़ दो और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगी। तब वो गुंडे कहते हैं कि अगर तुमने कदम भी बढ़ाया तो हम इस इंसान को मार देंगे जिनको उन्होंने हॉस्टेज बना रखा था। और ये लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है, तब वो बंदा भी पीछे जाने लगता है और वो कहता है वहीं पर रुक जाओ वरना मैं इसे मार दूंगा, वहीं पर रुक जाओ वरना मैं इसे मार दूंगा। और वो कहती है ठीक है मार दो। एंड जो बंदा भी इसके हाथ में था वो कहता है फायर टॉर्च, ये तुम क्या कह रही हो, ये मुझे मार देगा, मेरे बच्चे लावारिस हो जाएंगे। और तभी फायर टॉर्च कहती है कि तुम्हें छू भी नहीं पाएगा अब। और तभी उसके पीछे जो कैंडल थी उस बंदे के पीछे, उसके अंदर से एक बहुत बड़ी आग निकलती है, जिससे देखकर ये गुंडा काफ़ी डर जाता है और उसके हाथ से वो चाकू गिर जाता है। और तभी फायर टॉर्च उसके छाती पर जोर से लात मारती है और कहती है भूल गए क्या मेरा नाम क्या है, फायर टॉर्च, क्योंकि मैं फायर को कंट्रोल कर सकती हूँ। और फिर उस बंदे को बहुत बुरी तरह से पीटती है और उसे बांध देती है। जिसके बाद जो भी बाकी बचे हुए गुंडे थे वो उनसे कहती है कि चुपचाप अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो वरना मैं तुम्हारी तंदूरी बना दूंगी और मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। तब ये सुनकर वो सभी काफ़ी डर जाते हैं और अपने हाथों को ऊपर करके बाहर निकल जाते हैं और पुलिस वैन में जाके बैठ जाते हैं। सभी फायर टॉर्च का काफ़ी शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम नहीं होती तो हमें कौन बचाता, शुक्रिया। और फायर टॉर्च एक स्माइल करती है और कहती है ये तो मेरा फ़र्ज़ था, तो मैं चलती हूँ। जिसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम अपने निक के घर पर देखते हैं, जहाँ पर समर टीवी देख रहा होता है और इतने में अपने निक का घर का दरवाज़ा कोई खटखटाता है और निक खोलने जाता है और वो खोल के कहता है
तुम सौर्य यहाँ पर, और अभी के टाइम पर क्यों? और सौर्य कहता है कुछ नहीं, बस मुझे तुमको कुछ बताना था, वो हम चुनने वाले हैं तो तुम आने वाले हो ना? और निक कहता है देखो, तुम मुझे इन चीज़ों से दूर रखो उतना ही अच्छा है, पर मैं आना चाहूँगा, मैं ज़रूर आऊँगा, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लीज़ मुझे वो फिर से सुपर हीरो वाली बातें मत करना, मैं उससे दूर रहना चाहता हूँ। और तब सौर्य कहता है तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो, जैसे कि तुम्हारे पास किसी बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और निक कहता है मैं भूल कैसे गया कि ये इतना समझदार है, तो ये पता लगा लेगा। और निक कहता है नहीं नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है, तुम्हें जाना था ना, मैं आ जाऊँगा, मैं आ जाऊँगा। और तब सौर्य कहता है एक मिनट, तुम्हारे घर में टीवी की आवाज़, लेकिन तुम तो वो देखते ही नहीं हो, तुम तो सिर्फ किताबें पढ़ते हो, तो कौन है तुम्हारे घर पर? और निक कहता है वो बस पड़ोस से एक बच्चा आया है और कुछ नहीं है। सौर्य कहता है तुम कुछ तो छिपा रहे हो, लेकिन मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तुम्हारे जैसे बेकार चीज़ होगी, सो मैं जा रहा हूँ। और निक दरवाज़ा बंद करता है और कहता है आज तो बच गया, अगर उसे पता चल जाता तो वो ना जाने क्या करता। और तभी समर भी दरवाजे पर आता है और कहता है क्या हुआ निक, कुछ हुआ है क्या? और निक कहता है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस मैं खाने की सोच रहा था कि क्या बनाए आज। जिसके बाद फिर से उसी पहाड़ पर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर एक बंदा एक पहाड़ के बीच से निकलता है चोटियों को तोड़ते तोड़ते, और वो कहता है मैं आजाद हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। सो कैसा लगा ये एपिसोड मुझे बता देना, और नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय और सायोनारा।